तो कैसे हैं आप लोग? आई वेलकम यू ऑल ऑन योर ओन यूट्यूब चैनल Podmarks, and in today's class we will start Bernier and the degenerate-ist. What is the meaning of this degenerate-ist? मतलब बर्नियर कहना चाह रहा है कि जो ईस्ट है, यानी ईस्ट इंडिया कंपनी देखे ना बना था, तो उन सारे कंट्री से ट्रेड करने के लिए जो तुम्हारा यूरोप वेस्ट में है हमारा, और इधर एशिया ईस्ट में, तो इधर से जो ईस्ट ईस्ट कैसा है, पिछड़ा हुआ है, डीजेनरेट है, बैकवर्ड है, अभी भी डेवलप नहीं है, अंडर डेवलप्ड है। इस तरह का कॉन्सेप्ट जो है बर्नियर डेवलप करता है। एंड अब उसका बुक का नाम क्या था? द ट्रैवल्स इन द मुगल एम्पायर। ठीक है, अब आगे कहता है, जैसे इब्न बतूता के बारे में हम लोग पढ़े हैं ना, कि इब्न बतूता व्हाटसोएवर ही फाउंड एक्साइटिंग थिंग, एंड जो नया थिंग्स था उन सब के बारे में जो है आराम से वो लिखते गया। जो कुछ उसे नया लगा या जो उसको जो है इन्फ्लुएंस किया, उसके ऊपर इम्पैक्ट डाला, उन सब चीज़ों को मेंशन किया। यहाँ पे बर्नियर के बारे में कहता है कि बर्नियर का जो सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड या इंटेलेक्चुअल ट्रेडिशन जो रहा है, वो अलग इंटेलेक्चुअल ट्रेडिशंस को बिलोंग करता था। कैसा? तो कहता है कि ही वॉज प्री ऑक्यूपाइड। किससे? तो अपना जो है उसका नोशन था कि जो कुछ इंडिया में दिख रहा है उसको क्या करना है, कंपेयर करना है, कॉन्ट्रास्ट करना है, मतलब उसको दिखाना है हाईलाइट करके। ठीक है, किसके साथ? तो इन जनरल आप देखेंगे कि इन जनरल जो है यूरोप के साथ, एंड इन पर्टिकुलरली जो है उसका कंपैरिजन जो है फ्रांस के साथ करना है। तो इस तरह का माइंडसेट लेकर के जो है बैठा हुआ कौन था? बर्नियर। कि जो कुछ हम इंडिया में देखेंगे उन सारी चीज़ों को क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे, कॉन्ट्रास्ट करेंगे, स्पेशली इन जनरल जो है यूरोप के साथ जो है इंडिया का कंपैरिजन करेंगे, एंड फ्रांस के साथ जो है इन पर्टिकुलर। तो याद रखना है। एंड उसको जो कुछ अलग दिखा उन सबको जो है हाईलाइट करने का कोशिश किया, एंड स्पेशली उन सारी चीज़ों को हाईलाइट करने का कोशिश किया जो उससे लगा कि इंडिया में डिप्रेसिंग सिचुएशन में है, जो यहाँ पे ज़्यादा उसको बैकवर्ड या पिछड़ा हुआ लग रहा था, उन सबको जो है स्पेशली आइडेंटिफाई करने का या हाईलाइट करने का कोशिश कर रहा था। एंड ऐसा वो क्यों कर रहा था? तो हिस्टोरियंस कहते हैं कि वो चाहता था इन्फ्लुएंस करना किनको? तो जो फ्रांस में जो पॉलिसी मेकर्स हैं, एंड जो इंटेलिजेंसिया जो क्लास है, मतलब जो बुद्धिजीवी वर्ग है, एंड जो इंडिया के लिए जो पॉलिसीज़ बना रहे हैं, या जो वहाँ के जो पॉलिसीज मेकर्स हैं, वो इंडिया के रिगार्डिंग जो पॉलिसीज बना रहे हैं उनको वो इन्फ्लुएंस करना चाहता था। ऐसा क्यों करना चाहता था? तो इसके पीछे निर्णय, इसके पीछे ये कहता है कि वो जो पॉलिसी मेकर्स है या इंटेलिजेंसिया जो है इस तरह का डिसीजन ले जो बर्नियर को सही लगता है, जिसको बर्नियर सही मानता है, उस तरह का जो है ये लोग काम करे। इसीलिए वो चाहता था इनको इन्फ्लुएंस करना, एंड इंडिया में जो कुछ डिप्रेसिंग सिचुएशन वाला था उन सबको जो है और यूरोप एंड फ्रांस से कंपेयर करके जो है हाईलाइट करने का कोशिश किया। आगे कहते हैं कि उसका बुक जो है ट्रैवल्स इन द मुगल एम्पायर, वो फेमस रहा है या मार्क रहा है किस लिए? तो फॉर हिज डिटेल्ड ऑब्जर्वेशन एंड क्रिटिकल इंसाइट्स एंड रिफ्लेक्शन। कि जो उसमें जो कुछ लिखा है वो बहुत ज़्यादा ऑब्जर्व किया है, एंड बहुत क्रिटिकल हो गया, कुछ ज़्यादा ही क्रिटिकल हो गया, जो नेगेटिव क्रिटिसिज्म जो है कुछ ज़्यादा कर दिया। ठीक है, अनून सारी चीज़ों को जो है रिफ्लेक्ट कर रहा है, इसके वजह से उसका बुक जो है, ठीक है, उसके बुक का जो है मतलब बहुत इंपॉर्टेंस या वैल्यू दिया जाता है। आगे देखोगे कि वो अपने बुक में जो है मुगल एम्पायर का डिस्कशन के थ्रू वो चाह रहा है कि जो यूनिवर्सल फ्रेमवर्क है ऑफ एम्पायर्स, उसमें जो है मुगल एम्पायर को जो है वो फिट कर सके। जो मुगल का जो हिस्ट्री है उनको जो है यूनिवर्सल फ्रेमवर्क में फिट कर सके, सो दैट कि जो है तुम्हारा जब मुगल एम्पायर को यूनिवर्सल फ्रेमवर्क में फिट करेगा तो अदर के साथ कंपेयर करना इसके लिए आसान हो जाएगा। एंड आगे देखेंगे कि उसने जो मुगल इंडिया है उसको यूरोप से कंपेयर किया। उसका स्ट्रेटेजी क्या रहा कि जो मुगल इंडिया को जो है यूरोप से ऑल टाइम कंपेयर करता रहा, एंड यूरोप को जो है वो सुपीरियर दिखाने का कोशिश करता रहा। साथ ही साथ देखोगे कि जो उसका वर्क है वो किस मॉडल पे काम कर रहा था? तो मॉडल ऑफ बाइनरी ऑपोजिशन। बाइनरी ऑपोजिशन का मतलब होता है कि अगर एक को हम दिखा रहे हैं कि यूरोप क्या है, ऊपर में है, डेवलप्ड है, तो दूसरे के अगर इसके सामने इंडिया है तो इंडिया ठीक इसका उल्टा है,
पिछड़ा हुआ। तो उसका जो आइडियाज़ था कि पहले क्या कर रहा है, जो कुछ पहले मुगल एम्पायर के हिस्ट्री को जो है यूनिवर्सल फ्रेमवर्क में लाने का कोशिश कर रहा है, एंड उसके बाद जो मुगल इंडिया को जो है कॉन्स्टेंटली यूरोप के साथ कंपेयर कर रहा है, एंड यूरोप को जो क्या कर रहा है वो सुपीरियर दिखाने की कोशिश कर रहा है। उसका जो इंडिया के ऊपर जो वर्क है, वो जो मॉडल पे वर्क किया उसको बोला जाता है बाइनरी ऑपोजिशन, जहाँ पे यूरोप को इंडिया को यूरोप का इन्वर्स दिखाया कि यूरोप बहुत डेवलप्ड है, इंडिया बहुत बैकवर्ड है। एंड उसके साथ साथ उन्होंने जो डिफरेंसेस को जो है वो परसीव किया, जो डिफरेंसेस उसको दिखा उन सबको जो है हायरार्कियली जो है लोकेट करने का भी वो कोशिश किया, हायरार्कियली। एंड इस हायरार्की में उसका कहना था कि इंडिया जो है क्या है, बॉटम पे इंडिया है, एंड यूरोप एंड यूरोपियन कंट्रीज जो क्या है वो टॉप पे हैं। उसके हिसाब से वेस्टर्न वर्ल्ड के कंपैरिजन में जो है वेस्टर्न वर्ल्ड जो है हायरार्की में वो ऊपर है एंड इंडिया जो है नीचे है। तो इस तरह का जो है उसका प्रीकंसीव नोशन रहा, इस तरह से उसने चीज़ों को जो है कंपेयर किया। अगला टॉपिक जो हमें स्टार्ट करना है वो क्या है, क्वेश्चन ऑफ लैंड ऑनरशिप। कि अकॉर्डिंग टू बर्नियर आप देखेंगे कि देयर इज अ फंडामेंटल डिफरेंस, किसके किसके बीच में, इंडिया और यूरोप के बीच में एक जो फंडामेंटल डिफरेंस है वो क्या है। तो कहता है कि ये जो फंडामेंटल डिफरेंस है, लैक ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी इन लैंड इन इंडिया, इंडिया में जो है लैंड को लेकर प्राइवेट प्रॉपर्टी का कॉन्सेप्ट नहीं है। वो क्या कहता है कि यहाँ का जो लैंड का ओनरशिप है वो क्रॉन के हाथों में है। एंड वो इसको मेंशन क्यों करता है, तो देखोगे ही वाज फर्म बिलीवर, या वो पूरी तरह से जो प्राइवेट प्रॉपर्टी का कॉन्सेप्ट है उसको सपोर्ट करता था। एंड इसी वजह से वो कहता है कि इंडिया में क्या है, प्राइवेट प्रॉपर्टी का कॉन्सेप्ट ही नहीं है इन मैटर ऑफ लैंड, और इसीलिए ये जो है फंडामेंटल डिफरेंस है यूरोप एंड इंडिया के बीच में। आगे कहता है कि यहाँ पे जो लैंड का ओनरशिप है वो किन के पास है, तो यहाँ पे जो है क्रॉन ऑनरशिप ऑफ लैंड है। एंड ये जो क्रॉन ऑनरशिप ऑफ लैंड है ये दोनों के लिए हार्मफुल है। किसके लिए, तो हार्मफुल फॉर स्टेट एंड इट्स पीपल, दोनों के लिए जो क्रॉन ऑनरशिप है वो हार्मफुल है। एंड आगे कहता है कि तो अगर क्रॉन ऑनरशिप के पास लैंड है तो यहाँ प्रोडक्शन कैसे होता है, तो वो कहता है कि प्रोडक्शन के लिए वो क्या करता है, वो जो लैंड है वो डिस्ट्रीब्यूट करता है किन के बीच में, तो वो जो टोटल लैंड है उसको अपने नोबल्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट करता है। एंड इस नोबल्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से जो है इकोनॉमी एंड सोसाइटी के ऊपर बहुत बड़ा डिजास्टर्स इम्पैक्ट पड़ता है। क्या डिजास्टर्स कॉन्सिक्वेंसेस है क्रॉन ऑनरशिप ऑफ लैंड का, तो वो कहता है कि उससे उसको जानने से पहले, उसका इम्पैक्ट जानने से पहले ये कि ये जो लैंड का ऑनरशिप का जो है क्रॉन ऑनरशिप का जो कॉन्सेप्ट लिखा है तो वो सिर्फ बर्नियर ही नहीं लिखा है, बल्कि वो 16th एंड 17th सेंचुरी में जो बहुत सारे ट्रैवलर्स आए वो कहते हैं कि जो शायद क्रॉनशिप का जो ऑनर, जो लैंड का जो ओनर रहा है वो क्रॉन रहा है। तो बर्नियर के लिए या ये परसेप्शन जो है बर्नियर तक यूनिक नहीं था, बल्कि बहुत सारे ट्रैवलर्स इस चीज़ को जो है मेंशन करते हैं। अब वो आगे बताता है कि ये जो लैंड का जो है डिस्ट्रीब्यूशन कौन कर रहा है, नोबल्स के बीच में क्रॉन, इसका क्या क्या इम्पैक्ट है, डिजास्टर्स कॉन्सिक्वेंसेस है ऑन इकोनॉमी एंड सोसाइटी। तो कैसे, तो कहता है इसका सबसे बड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट ये है कि क्रॉन ऑनरशिप होने की वजह से जो लैंड ऑनर है, जिन नोबल्स को लैंड मिल रहा है वो अपने लैंड को अपने आने वाले जनरेशन को या अपने बच्चे को वो ट्रांसफ़र नहीं कर सकते, और इसी वजह से वो किसी भी तरह का लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट उसमें नहीं कर रहे हैं कि लैंड का जो है फर्टिलिटी को बढ़ाया जाए या लैंड को जो है किस तरह से प्रोटेक्ट किया जाए, प्रिजर्व किया जाए, इसके लिए कोई भी जो है मेजर ये तुम्हारे नोबल्स नहीं ले रहे हैं। आगे देखोगे दूसरा कहता है कि इससे क्या हुआ कि इट प्रिवेंटेड द इमरजेंस ऑफ लैंडलॉर्ड। लैंडलॉर्ड वो क्लास, कहता है कि वेस्टर्न यूरोप में एक लैंडलॉर्ड क्लास का इमरजेंस हुआ, जिनका इंटरेस्ट क्या था कि इम्प्रूव करो किसको, तो लैंड को इम्प्रूव करेंगे। एंड इससे क्या है, एक नया लैंडलॉर्ड क्लास का इमरजेंस हुआ। यहाँ पे जो है लैंड का ऑनरशिप क्रॉन के पास है, तो इसी वजह से क्या हुआ कि यहाँ पे जो इम्प्रूविंग लैंडलॉर्ड क्लास की लैंड को जो है इम्प्रूव करेगा, उसकी फर्टिलिटी या उसके जो है फर्टिलिटी को मेंटेन करेगा, इम्प्रूव करेगा, उस तरह का क्लास का इमरजेंस नहीं हुआ। इसी वजह से जो है यहाँ पे एग्रीकल्चर में भी जो है बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट देखने को नहीं मिला। एंड साथ ही साथ कहता है कि क्रॉन ऑनरशिप ऑफ लैंड की वजह से जो है एग्रीकल्चर का कंटिन्यूसली जो है रुइनेशन हो रहा है, मतलब खेती बाड़ी क्या है, बर्बाद हो जा रहा है। एंड इसके साथ साथ क्या कर रहा है, एक्सेसिव ऑपरेशन, किनका बहुत ज़्यादा जो है ऑपरेशन हो रहा है, तो जो पीजेंट्री क्लास है उनका जो है इसकी वजह से क्या हो रहा है, एक्सेसिव
ऑपरेशन हो रहा है एंड साथ ही साथ जो उस समय सोसाइटी में लोग हैं उनका जो लिविंग स्टैंडर्ड है वो धीरे धीरे डिक्लाइन में ही जाता जा रहा है, एक्सेप्ट किनका, रूलिंग क्लास। रूलिंग क्लास का जो लिविंग कंडीशन है वो तो ठीक है, लेकिन क्रॉन ऑनरशिप ऑफ लैंड की वजह से क्या हो रहा है, जो पेजेंट्स हैं उनका बहुत ज़्यादा, ठीक है, शोषण हो रहा है, ऑपरेशन हो रहा है एंड इसकी वजह से क्या हो रहा है कि जो लिविंग स्टैंडर्ड है आम लोगों का, ठीक है, उनका क्या हो रहा है, डिक्लाइन कर रहा है, एक्सेप्ट जो रूलिंग क्लास रहा है उनका लिविंग स्टैंडर्ड जो है मेंटेन रहा या उससे ऊपर गया। अब बर्नियर बताता है, ये तो नेगेटिव इम्पैक्ट बताया, ठीक है, उसके बाद कहता है कि इंडियन सोसाइटी जो है वो किससे मिलके बना है। इस तरह का एक क्वेश्चन आता है कि इंडियन सोसाइटी कंसिस्ट ऑफ व्हाट, ठीक है। तो इंडियन सोसाइटी के बारे में वो कहता है कि इंडियन सोसाइटी में जो मास पॉपुलेशन ऑफ इम्पोवरिज्ड पीपल, ठीक है, कि ये जो बहुत बड़ा तबका है इंडिया में वो कैसा है, तो एकदम गरीब है, ठीक है। एंड आगे कहता है कि यहीं पे इंडिया में देखोगे कि ये जो गरीब क्लास है, जो इम्पोवरिज्ड क्लास है, इनको सब्जुगेट करने वाले जो हैं उनकी पॉपुलेशन क्या है, ये माइनॉरिटी में है, ठीक है, माइनॉरिटी में है, लेकिन ये कैसे हैं, तो रिच एंड पावरफुल रूलिंग क्लास है, रिच एंड पावरफुल रूलिंग क्लास है, जो इस बड़े मतलब बहुत बड़े नंबर में जो लोग हैं उनको अपने अंदर सब्जुगेट करके रखा है, कंट्रोल में रखा है, और कंट्रोल करने वालों का पॉपुलेशन क्या है, बहुत कम है, ठीक है, ये माइनॉरिटी में। ये सब के अलावा कहता है कि देयर इज नो मिडिल क्लास, किसके बीच में, द रिचेस्ट ऑफ द रिच एंड पुअरेस्ट ऑफ द पुअर, कि ये जो पुअरेस्ट ऑफ द पुअर है इनके बीच में, एंड जो रिचेस्ट ऑफ रिच है, जो सबसे गरीब है और अमीर है, इनके बीच में कोई तीसरा क्लास नहीं है। जैसे अदर सोसाइटीज में कि एक पुअर क्लास हुआ, एक रिच क्लास, तो इन दोनों के बीच में कौन होता है, मिडिल क्लास। तो यहाँ पे कहता है एकदम कंफर्म, ये क्या बोलते हैं, कॉन्फिडेंटली वो असर्ट करता है कि इंडिया में मिडिल क्लास नहीं है। आगे देखोगे कि इसी वजह से इंडिया में ना मिडिल क्लास है, ना क्या है, इंडिविजुअल, क्या बोल रहे हैं कि लैक ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी इन लैंड है। तो इसी वजह से बर्नियर कहता है कि जो मुगल एम्पायर का जो राजा है, जो किंग है, वो किन का किंग है, तो किंग्स ऑफ बेगार्स एंड बारबेरियंस, ठीक है, कि ये राजा किन का, भिखारियों का, जो असभ्य लोग हैं उनका राजा है। मुगल किंग के बारे में वो ऐसा बोलता है। एंड आगे कहता है कि इसके सिटीज कैसे हैं, तो इट्स सिटीज एंड टाउन्स आर रूइंड, ठीक है, इसके सिटीज जो है क्या है, बर्बाद हो गया, एंड साथ ही साथ जो है कंटेमिनेटेड विथ इल एयर, ठीक है, यानी पोल्यूटेड एयर से जो है भरा पड़ा हुआ है, इनका सिटीज जो है रहने के लायक नहीं है। एंड इसके बाद वो कहता है कि ये सब तो ठीक है, इसके बाद यहाँ का जो फील्ड है, यहाँ का फील्ड कैसा है, तो फील्ड कहता है फील्ड इज फुल ऑफ बुशेस, ठीक है, झाड़ियों से भरा हुआ, एंड पेस्टिलेंशियल मैरिसेस, मतलब जो पूरा दलदल वाला जो स्वैम्पी लैंड होता है ना, ठीक है, वाटर लॉग, उस तरह का यहाँ का लैंड है, बुशे से भरा हुआ, एंड एग्रीकल्चर में यानी फार्मिंग करने में कोई इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं। इसी की वजह से यहाँ का जो लैंड का हालत है, बुशे से भरा हुआ एंड मार्शेस बन के पड़ा हुआ है, ठीक है। और ये सब क्यों, तो बिकॉज ऑफ क्रॉन ऑनरशिप ऑफ लैंड। तो यहाँ पे 5 पॉइंट पढ़े ना हम लोग कि नेगेटिव इम्पैक्ट पड़े, क्रॉन ऑनरशिप ऑफ लैंड का क्या है कि ना वो बच्चा को पास कर सकता है, इसीलिए कोई लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट नहीं कर रहा है। साथ ही साथ ये जो लैंड रिफॉर्म करने वाला जो लैंडलॉर्ड क्लास है उसके इमरजेंस को रोका। उसके अलावा जो है एग्रीकल्चर जो है बर्बाद होते चला गया, एंड जो लोग रहे उनका ऑपरेशन होते रहा, ठीक है, उनको इम्पोवरिश कर दिया। एंड इसके अलावा और क्या नेगेटिव इम्पैक्ट पड़े कि इसी का वजह से जो है, ठीक है, यहाँ का जो सिटीज़ है, ठीक है, वो बर्बाद हो रहे हैं, फील्ड जो है बुशे से भरा हुआ है, पेस्टिलेंशियल मार्स, ठीक है, मैरिसेस है। तो ये सब के पीछे का रीजन क्या है, क्रॉन ऑनरशिप ऑफ लैंड, जहाँ पे लोग इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं कि लैंड को हम क्या करें, फर्टाइल बनाए एंड उसका स्थिति को सुधारें। आगे का टॉपिक जो स्टार्ट है, आगे जो है एक वाइड स्प्रेड पॉवर्टी के बारे में
डच ट्रैवलर है वो भी 17th सेंचुरी में इंडिया विजिट करता है, एंड ये भी बर्नियर के जैसे ही बताता है कि यहाँ पे पॉवर्टी क्या है, बहुत ज़्यादा भरा हुआ है। एंड इन सारे पॉवर्टीज़ के पीछे का रीज़न क्या है, तो प्रेजेंट्स का जो है बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, इतना एक्सप्लॉयटेशन कि वो बेचारा मुश्किल से अपना रोटी, उसके पास जो है कम से कम पेट भरने के लिए जो है रोटी भी मुश्किल से नहीं बच पाता है। उसके बाद पुअर प्रेजेंट के बारे में बताता है, ठीक है, कि बर्नियर का जो प्रेजेंट्री के ऊपर है उसमें जो है लिखा हुआ है कि एम्पायर का हिंदुस्तान क्या है, ठीक है, वास्ट एम्पायर है जो किससे भरा हुआ है, ठीक है, कि कुछ जो है लैंड सैंड से भरा हुआ है, कुछ बैरन है, कुछ बैडली कल्टिवेटेड है, एंड बहुत कम जो है थिनली पॉपुलेटेड है, स्पेशली पॉपुलेटेड है। एंड लैंड का एक बहुत बड़ा पोर्शन जो है वो क्या रहता है, अनटिल्ड रहता है, मतलब बिना फार्मिंग किए हुए। क्यों, तो लेबरर का कमी है, ठीक है, और इसकी वजह से जो है बहुत सारे जो है क्या हो रहे हैं, तो मैनी ऑफ कहता है कि गवर्नर का बैड ट्रीटमेंट एंड एक्सप्लॉयटेशन से बहुत जो है लोग उनका जान चला जाता है, ठीक है। एंड ये गरीब लोग जो तुम्हारा गवर्नर के डिमांड का फुलफिल नहीं कर पाते हैं, ठीक है, अपने रेपिशियस लॉर्ड्स जो लालची लॉर्ड्स हैं, एंड नहीं कर पाते इनके डिमांड को पूरा, तो इनको जो मीन्स ऑफ सब्सिस्टेंस है उनसे डिप्राइव कर दिया जाता है। एंड सिर्फ मीन्स ऑफ सब्सिस्टेंस से नहीं, कई बार जो है उनसे उनके बच्चों को भी छीन लिया जाता है, जिनको बाद में स्लेव बना करके रखा जाता है या बेच दिया जाता है, ठीक है। एंड इस तरह का जो प्रेजेंट्री के साथ जो व्यवहार हो रहा है, इस तरह के व्यवहार से वो दुखी होकर के जो है क्या करते हैं, तो छोड़ करके जो है कंट्री चले जाते हैं फॉरेस्ट एरिया में। और इसके थ्रू देखोगे कि बर्नियर जो है, ठीक है, इन दिस इंस्टेंस बर्नियर जो है तुम्हारा यूरोप में जो कंटेम्प्रेरी उस टाइम में डिबेट हो रहा था कि जो स्टेट है उसका नेचर एंड सोसाइटी का नेचर जो है कैसा होना चाहिए, तो वो इस तरह के डिस्क्रिप्शन से लिख करके उन लोगों को वार्न कर रहा था जो प्राइवेट प्रॉपर्टी के मेरिट को सपोर्ट नहीं कर रहे थे, कि अगर ऐसा आप करेंगे तो आपके जो लोग हैं उनका भी यही हाल होगा, जो राजा है वो किसका होगा, किंग एंड बिगर्स का राजा होगा, सिटी कैसा होगा, पॉल्यूटेड हो जाएगा, कंटेमिनेटेड एयर से भर जाएगा, एंड जो है वाइड स्प्रेड पॉवर्टी जो है फैल जाएगी। तो इस तरह का जो है डिबेट में जो है तुम्हारा इस डिस्क्रिप्शन के थ्रू जो है बर्नियर पार्टिसिपेट कर रहा था। एंड बर्नियर जो है वार्निंग भी देता है कि जिस तरह से फ्लरिश हो रहा है, ठीक है, सब कुछ पॉजिटिविटी है यूरोप में, अगर वो इंडिया का मॉडल फॉलो करेंगे तो वो भी रूइन में चले जाएंगे, उनके सिटीज़ भी क्या है, बर्बाद हो जाएंगे, एंड जो है वाइड स्प्रेड पॉवर्टी वहाँ पे भी देखने को मिलेगा। अब आगे जो कहता है कि लैंड ऑनरशिप को लेकर के जो तुम्हारे कुछ अदर ट्रैवलर्स एंड बर्नियर कहता है कि क्रॉन ऑनरशिप था, तो इस पे जो है तुम्हारा जो मुगल ऑफिशियल्स डॉक्यूमेंट रहे हैं वो क्या सजेस्ट करते हैं, तो ये कहते हैं, या फिर जो उस समय के जो मुगल जो क्रॉनिकलर्स रहे या जो ऑफिशियल क्रॉनिकलर्स रहे, उनमें से कोई भी जो है क्रॉन ऑनरशिप ऑफ लैंड के बारे में मेंशन नहीं करता है। तो बर्नियर आखिर कहाँ से किया, एंड जो ये जो मेंशन कर रहा है उसके बारे में थोड़ा समझते हैं कि अबुल फजल आईन अकबरी लिखता है, अकबर के रेन में उसका कोर्ट हिस्टोरियन होता है या ऑफिशियल क्रॉनिकलर ऑफ जो है अकबर होता है, एंड वो डिस्क्राइब करता है कि जो लैंड रेवेन्यू, आगे कहता है कि कोई भी ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स जैसे जो है स्टेट जो लैंड का सोल ओनर हो, इस तरह के कोई भी ऑफिशियल डॉक्यूमेंट मेंशन नहीं करता है, स्टेट को सोल ओनर ऑफ लैंड नहीं बताता है। उस टाइम का जो मुगल कोर्ट में 16th सेंचुरी में ऑफिशियल क्रॉनिकलर रहा है अबुल फजल हिस्टोरियन, ठीक है, वो लैंड रेवेन्यू के बारे में लिखता है कि लैंड रेवेन्यू वाज द रेम्यूनरेशन ऑफ सॉवरेनिटी, ठीक है, जहाँ पे राजा क्या कर रहा है, ठीक है, कि अ क्लेम मेड बाय रूलर, किस लिए, तो क्लेम कर रहा है कि हम आपको प्रोटेक्शन दे रहे हैं, एंड इस प्रोटेक्शन के बदले में आपको क्या प्रोवाइड करना होगा, तो कुछ रेंट क्या है, कुछ जो है ये रेम्यूनरेशन जो है किंग को देना पड़ेगा। अबुल फजल ऐसा बता रहा है कि लैंड रेवेन्यू क्या है, रेम्यूनरेशन ऑफ सॉवरेनिटी, जहाँ पे किंग जो है रेंट क्लेम नहीं कर रहा है बल्कि अपना रेम्यूनरेशन क्लेम कर रहा है, किस लिए, तो हम आपको जो है प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहे हैं। आगे देखोगे कि यूरोपियन जो है उसको क्या कहते हैं कि नहीं,
ये क्लेम नहीं था या रेम्यूनरेशन नहीं था, ये क्या था, रेंट था। रेंट मतलब किसी और की ज़मीन पे आप क्या कर रहे हैं, फार्मिंग कर रहे हैं, या किसी और के घर में रह रहे हैं, उसके बदले में आप पे कर रहे हैं। तो यूरोपियंस कहते हैं कि नहीं नहीं, क्यों कि ये जो है रेम्यूनरेशन ऑफ सॉवरेनिटी नहीं है, बल्कि ये क्या था, रेंट था। क्यों, तो रेवेन्यू वाज, कई बार जो है रेवेन्यू बहुत ज़्यादा होता था, इसी वजह से यूरोपियंस को मिसअंडरस्टैंडिंग हो गया कि भैया ये क्या है, रेंट पे करना है, एंड इसी वजह से जो है इतना हाई है। इसके बाद देखोगे कि ना ही ये हिस्टोरियंस बताते हैं कि जब 8 चैप्टर पढ़ेंगे ना, तो उसमें ऐसा मेंशन क्या हुआ है, हिस्टोरियंस बताते हैं कि ना ही ये रेंट था, ना ही ये रेम्यूनरेशन था, ना ही ये रेंट था, ठीक है, ना ही ये क्या है, रेम्यूनरेशन था या लैंड टैक्स था, नॉट अ रेंट और इवन अ लैंड टैक्स। ये क्या था, द टैक्स ऑन क्रॉप। अब ये टैक्स ऑन क्रॉप क्या है, तो हम लोग 8 चैप्टर में पढ़ने वाले हैं इसको, ठीक है। तो तब तक वेट कीजिए, और वहाँ पे देखेंगे कि लैंड जो है अलग अलग 4 कैटेगरीज के थे, एंड जिस तरह से उसमें प्रोडक्शन होता था, उस प्रोडक्शन के हिसाब से जो है टैक्स लगाया जाता था। समझ में आया आप लोगों को कि ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स कहीं नहीं कहता है कि जो स्टेट है वो सोल ओनर रहा है लैंड का, बल्कि अबुल फजल का जो है आईन अकबरी, उसमें कहता है लैंड रेवेन्यू रेव्यूनरेशन ऑफ सॉवरेनिटी है। एंड यूरोपियंस को ऐसा गलत फहमी शायद इसलिए हुआ कि लैंड रेवेन्यू जो है क्या था, बहुत हाई था, इसी वजह से उन्होंने जो है इसको रेंट कंसिडर कर लिया। आगे कहता है कि जो ना ही ये रेंट था, ना ही ये लैंड टैक्स था, बल्कि ये टैक्स ऑन क्रॉप है, जो 8 चैप्टर में पढ़ेंगे, जहाँ पे 4 तरह का लैंड देखेंगे, एंड लैंड का जो है जिस तरह से फर्टाइल है, जितना क्रॉप ग्रो हो रहा है उस हिसाब से उनके ऊपर टैक्स लगता है। अब ये जो बर्नियर को लिखना था वो तो लिख दिया, अब इसका इन्फ्लुएंस क्या पड़ा, तो इसका इन्फ्लुएंस देखोगे कि 18th सेंचुरी ऑनवर्ड जो है वो जो वेस्टर्न थियोरिस्ट है, ठीक है, जो पॉलिटिकल फिलोसफर रहे, उन सबको जो है बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस किया बर्नियर का थॉट। बर्नियर जो एशियाटिक मोड ये इंडिया के बारे में बताया कि क्रॉन ऑनरशिप ऑफ लैंड है, एंड यहाँ पे जो है राजा क्या है, किंग ऑफ क्या है, बिगार्स एंड बारबेरियंस, ये सब लिखा है। यहाँ पे सब जो है क्या है, पॉपुलेशन जो है और मिडिल क्लास है ही नहीं, ठीक है। तो इस तरह का जो बात लिखा, इन सब का इम्पैक्ट जो है वेस्टर्न थ्योरिस्ट पे जो है 18th सेंचुरी के बाद पढ़ना स्टार्ट हो गया। एंड इसमें एक जो है फिलोसफर है मॉन्टेस्क्यू, ठीक है, इनके बारे में कहते हैं कि इन्होंने जो है उसको पढ़ करके ही डेवलप्ड आइडिया ऑफ ओरिएंटल डेस्पोटिज्म, कि ये भाई साहब भारत कभी नहीं आए, लेकिन जो बर्नियर का अकाउंट पढ़े उसी के हिसाब से इन्होंने अनुमान लगाया, और इन्होंने क्या कहा कि ओरिएंटल डेस्पोटिज्म, ओरिएंटल मतलब जो ईस्ट साइड वाले जो रीजन है, ठीक है, इस साइड वाले कंट्रीज में या एशियाटिक कंट्रीज में क्या है, डेस्पोटिज्म है, मतलब जो है तानाशाही इस तरह का, ठीक है, निरंकुश है, किसी भी तरह का जो है कंट्रोल जो है रूलर के ऊपर नहीं है। तो इस तरह का जो है कॉन्सेप्ट वो डेवलप करता है। एंड आगे कहता है कि रूलर्स हैव एब्सोल्यूट अथॉरिटी ओवर देयर सब्जेक्ट, कि रूलर्स के पास क्या है, तो उसके सब्जेक्ट के ऊपर जो है फुल कंट्रोल है, एंड इसी की वजह से जो है उनको अपने सब्जुगेशन एंड पॉवर्टी के स्टेट में जो है रखे हुए हैं, उसके ऊपर कंट्रोल है। ऐसी वजह से जो है इसकी जो पॉपुलेशन है, दे आर लिविंग इन हिज अंडर सब्जुगेशन ऑफ रूलर, एंड दे आर लिविंग इन पॉवर्टी, एंड इसके हिसाब से जो है सारे जो लोग हैं वो सब पॉवर्टी में जो है, ठीक है, रह रहे हैं, एंड बेयरली किसी तरह सर्वाइव कर रहे हैं। ओनली जिनका कंडीशन अच्छा है वो कौन है, जो रूलिंग क्लास यानी जो रूलर है, जो इम्पेयर है, एंड जो उसके नोबल्स हैं उनका कंडीशन अच्छा है। अदरवाइज एशियाटिक मोड ऑफ प्रोडक्शन, ये आइडिया ऑफ ओरिएंटल डेस्पोटिज्म में राजा को तानाशाह बताते हुए सारे पब्लिक के ऊपर ऑथोरिटेरियन है, कंट्रोल है, एब्सोल्यूट कंट्रोल है, एंड उनको अपने कंट्रोल में रखे हुए एंड पॉवर्टी में रखे हुए, एंड ये सबके लिए रिस्पॉन्सिबल क्या है, तो क्रॉन ऑनरशिप ऑफ लैंड, की यहाँ का जो लोग है पॉवर्टी में है, एंड किसी तरह बेयरली मैनेज कर रहा है सर्वाइवल। उसी तरह कहता है कि उसके आइडिया से कार्ल मार्क्स भी जो है तुम्हारे इन्फ्लुएंस हुए थे। जो अपना चैनल है ना उसमें लिखा हुआ है ना बोर्ड मार्क्स, इनसे इन्फ्लुएंस नहीं है, मार्क्स को जो है शॉर्ट फॉर्म में जो है हमने लिखने का कोशिश किया मार्क्स। तो कहता है इन्होंने जो आइडिया डेवलप किया दैट वाज एशियाटिक मोड ऑफ प्रोडक्शन। एशियाटिक मोड ऑफ प्रोडक्शन कब, तो 19th सेंचुरी में डेवलप करते हैं, एंड ये कहते हैं कि बिफोर कोलोनियलिज्म, इंडिया जब तक जो है ब्रिटिश का कॉलोनी नहीं बना था उस टाइम तक जो है यहाँ जो सरप्लस था वो सरप्लस प्रोडक्शन जो है स्टेट एक्वायर कर लेता था। एंड इसकी वजह से क्या होता है कि स्टेट जो है सरप्लस प्रोडक्शन ले रहा है, तो इसके वजह से एक ऐसा सोसाइटी का डेवलपमेंट हुआ, इमरजेंस हुआ, जहाँ पे तुम्हारा
कैसा था, तो लार्ज नंबर ऑफ ऑटोनॉमस एंड इगैलिटेरियन विलेजेस, क्योंकि गांव कैसे हैं तुम्हारा, ठीक है, ऑटोनॉमस है, ठीक है, एंड साथ ही साथ इगैलिटेरियन मतलब इक्वालिटी वाला, इस तरह का विलेज कम्युनिटी का जो है इमरजेंस हुआ। एंड जिनके ऊपर किनका कंट्रोल था, तो इंपीरियल कोर्ट जो है इनके ऊपर अपना कंट्रोल बनाए रखता था, लेकिन इनको ऑटोनॉमी दिया हुआ था एंड विलेज कम्युनिटी इगैलिटेरियन था। आगे कहता है कि जब तक ये विलेजेस तभी तक ऑटोनॉमस रहते थे जब तक जो इंपीरियल कोर्ट का जो नीड है उसको ये सेटिस्फाई कर रहे हैं, फुलफिल कर रहे हैं, तब तक इनकी ऑटोनॉमी को उसी तरह रखा जाता था। एंड जैसे ही ये जो विलेजेस है जो इंपीरियल कोर्ट का नीड है या डिमांड है उसको फुलफिल नहीं कर पाए, इनका ऑटोनॉमी जो है इनसे छीन लिया जाता था। तो इस तरह के सिस्टम के बारे में वो कार्ल मार्क्स बताता है और कहता है कि यहाँ पे क्या था, स्टैग्नेंट सिस्टम। ये किस तरह का सिस्टम है, स्टैग्नेंट सिस्टम, जहाँ पे किसी भी तरह का प्रोग्रेस हमें देखने को नहीं मिलता है। तो ये होता है असर कि जब आप चीज़ों को दूसरे के मुंह से सुनते हैं, ठीक है, एंड जब आप चीज़ों को विजिट करते हैं। यहाँ जो कुछ ये लोग लिख रहा है बाद में देखेंगे ना, कॉम्प्लेक्स सोशल रियलिटी, तो वहाँ पर तुम्हें पता चलेगा कि जो बर्नियर इतना कुछ लिखा है या जो मॉन्टेस्क्यू उससे आइडिया डेवलप किया या जो कार्ल मार्क्स आइडिया डेवलप किया, बहुत हद तक सही नहीं है। बहुत सारी जो बातें हैं वो गलत लिखा है एंड कई बार जो है हमें देखने को मिलता है एंड उसको देखते हैं। वे कहता है कि रूरल सोसाइटी का जो पिक्चर, ठीक है, बर्नियर के अकाउंट से हमें देखने को मिलता है, दैट इज फार फ्रॉम रियलिटी। फार फ्रॉम किससे, रियलिटी से उसका जो है दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है, वो सही नहीं है। क्यों भैया, तो देखोगे 16th एंड 17th सेंचुरी का जो रूरल सोसाइटी है वहाँ पे कंसिडरेबल सोशियो इकोनॉमिक डिफरेंशिएशन देखने को मिलता है, ठीक है। वो कहता है रिचेस्ट अमंग द रिच एंड पुअरेस्ट अमंग द पुअर है, इनके बीच में कोई मिडिल क्लास है ही नहीं, ठीक है। तो इस तरह का वो जो कॉन्सेप्ट कहता है ये रियलिटी से बहुत दूर है। बल्कि देखोगे 16th एंड 17th सेंचुरी का रूरल सोसाइटी का जो फीचर है वो रहा है कि यहाँ पे जो है तुम्हारा ह्यूज सोशियो इकोनॉमिक डिफरेंशिएशन है। एंड इस तरह का जो डिफरेंशिएशन देखने को ऐसे मिलता है कि एट वन एंड देखोगे तो बड़े बड़े जमींदार हैं जिनके पास लैंड के ऊपर सुपेरियर राइट्स है, अपना फ्रीडम इंजॉय कर रहे हैं, ठीक है। एंड एक तरफ जो है तुम्हारा बड़े जमींदार जिनके पास लैंड के ऊपर सुपेरियर राइट्स है, दूसरी तरफ देखोगे कि अनटचेबल्स लैंडलेस लेबरर है जिनके पास किसी भी तरह का लैंड नहीं है, लैंड के ऊपर कोई क्लेम नहीं है। इस तरह का जो है तुम्हारा रियलिटी एंड इन दोनों के बीच में कहता है मिडिल क्लास था। कौन था मिडिल क्लास, तो एक तुम्हारा जो है बिग पीजेंट्स, ठीक है, जिनको ये बारे में देखोगे कि हायर्ड लेबर, ठीक है, ये लेबर हायर करते थे, उनको फील्ड में लगाते थे एंड साथ ही साथ जो है कमोडिटी प्रोडक्शन से जो है, ठीक है, ये जुड़े हुए थे। क्या कर रहे थे तुम्हारा, तो एक तरफ बिग जमींदार है, दूसरी तरफ अनटचेबल लैंडलेस लेबरर्स है, इनके बीच में कौन है, बिग पीजेंट्स जो तुम्हारा लेबर हायर करके फार्मिंग करवा रहे हैं और साथ ही साथ जो कमोडिटी प्रोडक्शन ये सब में तुम्हारा लगे हुए हैं। एंड इन्हीं के बीच में एक और क्या है, स्मॉल पीजेंट्स जिसके पास लैंड तो है लेकिन बहुत कम है, वो बेयरली जो है किसी तरह जो है सरवाइव कर रहा है, अपना सब्सिस्टेंस जो है चला रहा है, अपना सब्सिस्टेंस को किसी तरह जो है प्रोड्यूस करके वो मैनेज कर रहा है। तो यहाँ पे देखने को क्या मिलता है कि सोसाइटी जो है, ठीक है, क्या है, इनके बीच में एक अपर क्लास जहाँ बड़े जमींदार हैं जिनके पास बहुत ज़्यादा सुपीरियर राइट्स है, ठीक है, इन लैंड, दूसरी तरफ क्या है, लैंडलेस अनटचेबल लेबरर्स एंड इन सब के बीच में बिग पीजेंट्स एंड स्मॉल पीजेंट्स। बिग पीजेंट्स जो है कमोडिटी प्रोडक्शन में लगा हुआ है, तो लेबर हायर करके फार्मिंग करवा रहे हैं, एंड स्मॉल पीजेंट जो है बेरली किसी तरह अपना सब्सिस्टेंस को चला रहा है, सर्वाइव कर रहा है, मैनेज कर रहा है। अब ये कैसे सच है या बर्नियर का डिस्क्रिप्शन जो है तुम्हारा वो रियलिटी से बहुत दूर है या बहुत सारे बातों में जो है उसी को देखोगे कॉन्ट्राडिक्टरी लिखा है, कहीं पे कुछ और लिखा है, कहीं पे कुछ और लिखा है। तो इसको जो है अगले क्लास में जो है स्टार्ट करेंगे, अ कॉम्प्लेक्स सोशल रियलिटी। थैंक यू, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, विल मीट इन नेक्स्ट क्लास।